गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ भाई, क्या कर रहे थे? वो कल बफर बफर की बात कर रहे थे। अच्छा, बफर में तो हो गई हमारी बात कि भाई बफर सॉल्यूशंस जो हैं वो उनकी पीएच कैसे कैलकुलेट की जाएगी, और एसिडिक बफर क्या है, बेसिक बफर क्या है, और उनकी पीएच कैलकुलेशन करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा। और फिर ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें जो बफर बना है, अगर उसके अंदर वो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहा है तो पीएच में चेंज क्या आएंगे, इतना भी ध्यान रखना पड़ेगा। है ना? तो ये कल हमने बात की थी। फिर एक सवाल भी किया था जिसमें हाइड्रोलिसिस भी इन्वॉल्व थी, जिसमें वीक एसिड की, पॉलीप्रोटिक एसिड की पीएच कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व थी, जिसके अंदर एम्फीप्रोटिक एनायंस की हाइड्रोलिसिस भी इन्वॉल्व थी, जिसके अंदर पॉली एनायंस की हाइड्रोलिसिस भी इन्वॉल्व थी, जिसके अंदर बफर सॉल्यूशंस भी इन्वॉल्व थे। और फिर एक सवाल करने के लिए भी दिया गया था, उस सवाल को भी एक बार प्रैक्टिस करके देखना। कुछ बच्चों ने मेल में उसके आंसर्स भेजे हैं, और वो आंसर जिसने भी भेजे हैं वो सही भेजे हैं। तो जिन लोगों ने कर लिया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो सवाल मैंने करने के लिए दिया था, आप उसको ध्यान से करिए एक बार, तो आपका एक अच्छा रिवीजन होगा उसके अंदर। और उसके अंदर सारी बातें उसी तरह से दी गई कि आपने सबसे पहले क्या डाला, पूरा डालने के बाद जो आपका मिक्सचर है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। अगर आपको लगता है कि एक वीक एसिड अपने कॉन्जुगेट बेस के साथ प्रेजेंट है तो आप बफर बना दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, सिर्फ मेरे पास एक सॉल्ट प्रेजेंट है, तो वो सॉल्ट किस तरह का सॉल्ट है वो चेक कर लीजिएगा। हो सकता है वो एम्फीप्रोटिक एनायन का सॉल्ट हो, तो आप pk1 pk2 या pk2 pk3 से आंसर निकालिएगा। हो सकता है वो एक ऐसा सॉल्ट हो जिसमें सिर्फ एनायनिक हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व हो रही है, तो उसके हिसाब से आंसर निकालिएगा। आपको कुछ कुछ फॉर्मूले याद करने हैं और काम आ जाएगा। सुशांत पूछ रहा है सर आप नहा के आए क्या? अबे नहा के तो डेली आते हैं बे, तुम्हारी तरह तो है ना। ठीक है, तो जिन लोगों ने कर लिया है, लास्ट क्वेश्चन के आंसर बेटा एक बार करो, मतलब अभी मैं उसको नहीं बताना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि मेरे आंसर बताने से पहले तुम पहले उसको सही से रिवाइज कर लो, आंसर्स उसी तरह से निकल के आएंगे। किसी सवाल का आंसर -log√k1 * c से निकलेगा, किसी सवाल का आंसर बफर को लेकर निकलेगा, किसी सवाल को आंसर लेकर निकाला जाए तो pk1 + pk2/2 से निकलेगा। कभी आंसर जो है वो pk2 आएगा, कभी pk2 + pk3/2 आएगा। वो कुछ कुछ आपको ध्यान रखना, वो बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसे कल किया, बस फर्क इतना है कल 2 स्टेप की रिएक्शन थी और जो मैंने सवाल दिया था वो 3 स्टेप की रिएक्शन है। कल के सवाल में 2 बार बफर बना था, और जो मैंने जो तुम्हें सवाल करने के लिए दिया था उसमें 3 बार बफर बना था। बस इतना ध्यान रखना, उसको करके देखो, वो हो जाएगा, वो कर लिया जाएगा। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इसी में 1 मिनट की एक बात कर लेते हैं, बफर कैपेसिटी से रिलेटेड 1 मिनट की बात कर लेते हैं। यानी बफर कैपेसिटी किसे कहते हैं? तो ये बनाने वालों ने एक डेफिनेशन बनाई है कि आप किसी भी बफर के अंदर अगर आप 1 लीटर बफर ले लें, एक लीटर बफर का सोल्यूशन ले लें, तो उसके अंदर कितना अमाउंट स्ट्रॉन्ग एसिड का या कितना अमाउंट स्ट्रॉन्ग बेस का डाला जाए ताकि बफर की जो पीएच है वो 1 यूनिट से चेंज हो जाए। समझो बात, यानी वो कहना यह चाह रहा है कि द अमाउंट ऑफ strong acid or strong base added to a 1 liter buffer solution to change its pH by 1 unit। ये डेफिनेशन है जो बफर कैपेसिटी की दी जाती है। यानी मेरे कहने का मतलब है, देखो बफर ऐसा तो होता नहीं है कि वो पीएच में चेंज आने ही ना दे, लेकिन वही है कि जितना आना चाहिए उतना नहीं आने देता, और जितना ज्यादा रजिस्ट कर लेता है वो उतना अच्छा बफर माना जाता है।
तो अब वो ये कह रहा है कि भाई ऐसा मेरे पास एक बफर सोल्यूशन है, ठीक, बढ़िया बफर सोल्यूशन है। उस बफर सोल्यूशन की कैपेसिटी का क्या मतलब? तो बफर सोल्यूशन की कैपेसिटी का मतलब है कि आप उसके अंदर कितना स्ट्रॉन्ग एसिड या कितना स्ट्रॉन्ग बेस डालें ताकि पीएच में 1 यूनिट का चेंज आ जाए, उसे आप उसकी बफर कैपेसिटी डिफाइन करेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, तो अगर ऐसा है तो कैसे डिफाइन की जाएगी? तो हमने कहा देखिए एक ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं इस बात को कि हम ये अज्यूम कर लेते हैं, लेट वी हैव अ बफर solution having A moles of acid and B moles of conjugate base. वन लीटर, यानी मेरे पास एक लीटर बफर सोल्यूशन है और उसके अंदर ए मोल्स वीक एसिड के पड़े हैं और उसका कॉन्जुगेट बेस पड़ा है बी मोल। तो ऑब्वियसली ये बफर हो गया, क्योंकि वीक एसिड अपने कॉन्जुगेट बेस के साथ प्रेजेंट होगा तो फिर वो मस्त जो है आपका बफर बन जाएगा। अब अगर ये बफर सोल्यूशन बन गया तो इसकी पीएच क्या होगी? तो देखिए साफ समझ में आ रहा है, इसकी पीएच जो होगी वो होगी pKa प्लस लॉग B/A। इसकी पीएच जो है वो यहां से निकाल ली जाएगी। सॉल्ट की कॉन्जुगेट बेस की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है और एसिड की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, तो ये बफर आ जाएगी। अब वो कह रहा है कि भाई ये बताइए अगर मैं इसके अंदर x मोल स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दूं तो क्या होगा? तो मैंने कहा अगर आपने इसके अंदर x मोल स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिए तो हमने कल पढ़ा था कि किसी भी एसिडिक बफर में जब H+ डाला जाता है तो कॉन्जुगेट बेस उस H+ को खाने लगता है, यानी कॉन्जुगेट बेस उसी अमाउंट से कम हो जाएगा जिस अमाउंट से आपने H+ डाला, और कॉन्जुगेट जो हमारा एसिड वाला पार्ट है वो उसी अमाउंट से इंक्रीज कर जाएगा। तो ऐसे में अगर आप इसके अंदर x मोल ऐड कर दें, लेट x मोल्स ऑफ strong acid is added into this buffer solution। अब अगर आप इसके अंदर x मोल स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे तो क्या होगा? यह बात मैंने कल भी समझाई थी, उससे पहले भी समझाई थी कि जब किसी एसिडिक बफर में एसिड डाला जाता है तो कॉन्जुगेट बेस घट जाते हैं और एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है। यानी अब जो नई पीएच होगी वो क्या होगी? वो नई पीएच भी डिसाइड कर सकते हैं सर। है ना? तो अब क्या होगा? तो अब उसने एसिड को घटा दिया, एसिड को बढ़ा दिया और कॉन्जुगेट बेस को घटा दिया, यानी अब क्या बनने वाला है? अब इसी में बनने वाला है जो नई पीएच आएगी, पीएच डैश, वो आ जाएगी pKa प्लस लॉग B माइनस x अपॉन A प्लस x। ये सब लोगों को याद है भाई कि अगर आपने एसिड डाला तो जो एसीटेट आयन है, जो कॉन्जुगेट बेस है, वो H+ जितना आपने डाला उस अमाउंट से घट जाएंगे और साथ में एसिटिक एसिड बनेगा, यानी वही एसिड जो आपका A था वो A प्लस X हो जाएगा और जो B था वो B माइनस X हो जाएगा, यानी आपका जो नया पीएच होगा वो एसिड डालने से ही होगा। अब पीएच में चेंज कितनी आई वो भी देख लेते हैं, क्योंकि हम तो बफर कैपेसिटी डिफाइन कर रहे हैं। तो जो पीएच में चेंज आएगी दैट इज डेल्टा पीएच। वो डेल्टा पीएच आएगा पीएच माइनस पीएच डैश। जब आप डिफरेंस लेंगे तो डेल्टा पीएच की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी pKa प्लस लॉग B/A माइनस pKa प्लस लॉग B माइनस x अपॉन A प्लस x। ये पीएच में चेंज आएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ B/A माइनस लॉग ऑफ B माइनस x अपॉन A प्लस x। ये मेरा पीएच में चेंज आ जाएगा। अच्छा, अब बफर कैपेसिटी कहां आ रही है इसमें? बफर कैपेसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? बफर कैपेसिटी के लिए क्या डिफाइन किया गया था कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड डाला जाए या कितना स्ट्रॉन्ग बेस डाला जाए ताकि पीएच में 1 यूनिट का चेंज आ जाए। तो अब आप ये बताइए बफर कैपेसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? सबसे पहले इस डेल्टा पीएच जो आपने निकाला इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। जब आप d/dx ऑफ डेल्टा पीएच करेंगे तो ये वैल्यू सॉल्व होके 1 अपॉन 2.303 A प्लस B अपॉन
a प्लस एक्स इंटू बी माइनस एक्स आएगी। मेरे ख्याल से तुम सब लोगों को डिफरेंशिएशन आता है। आप इस आदमी को, ये जो हमारा डेल्टा पीएच आया, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। जब आप इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो ये निकल के आएगी। अब जब ये वैल्यू निकल के आएगी तब क्या करेंगे? जब ये वैल्यू निकल के आएगी तो इसके बाद आप जो ये वैल्यू निकल के आ रही है, ये क्या ये बफर कैपेसिटी है? ध्यान से देखो, क्या ये बफर कैपेसिटी? नहीं सर, ये बफर कैपेसिटी नहीं, क्योंकि बफर कैपेसिटी था कितना एक्स डाले ताकि डेल्टा पीएच 1 आ जाए। इसका मतलब ये हुआ बफर कैपेसिटी इसका उल्टा होगा। यानी बफर कैपेसिटी क्या होना चाहिए? हां बिल्कुल नवनी बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बफर कैपेसिटी नहीं, बफर कैपेसिटी इसका उल्टा होना चाहिए। सो बफर कैपेसिटी जो निकल के आएगी दैट विल बी dx upon d delta pH, and this is my buffer capacity 2.303 a plus x into b minus x upon a plus b। ये है मेरी बफर कैपेसिटी। यानी जो बफर कैपेसिटी होती है उसका क्या सिग्निफिकेंस है? बफर कैपेसिटी का मतलब होता है कि आप कितना अमाउंट ऑफ एक्स डालें ताकि डेल्टा पीएच 1 आ जाए। यानी नीचे डेल्टा पीएच होगा, समझो, यानी नीचे अगर डेल्टा पीएच है तो ये 1 हो गया। 1 हो गया तो जो अमाउंट आपने डाला दैट इज यही dx, वही आपकी बफर कैपेसिटी होगा। तो यानी डेल्टा पीएच नीचे आना चाहिए। तो सबसे पहले आपने डेल्टा पीएच की वैल्यू निकाली, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये वैल्यू आ गई। फिर आपने इसको उल्टा कर दिया, ये आपकी बफर कैपेसिटी तैयार हो गई। अब ये पूछ रहा है कि भाई ये बताइए, ये जो बफर कैपेसिटी है ये किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी? तो मैंने कहा ये भी डिसाइड कर सकते हैं, किस पॉइंट पर ये मैक्सिमम होगी ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है। मैक्सिमम अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मैक्सिमम भी कैलकुलेट किया जा सकता है। फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, फॉर मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, जो हमने अभी वैल्यू निकाली है उसको अगर मैं b के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, यानी dx अपॉन d डेल्टा pH को अगर b के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दिया जाए तो ये आपकी मैक्सिमम बफर कैपेसिटी डिफाइन करेगा। और ये मैक्सिमम बफर कैपेसिटी जब डिफाइन करेगा तो आपको पता चलेगा उस वैल्यू को डिफरेंशिएट करने के बाद कि a की वैल्यू b के बराबर आती है। यानी मेरे कहने का मतलब है बफर कैपेसिटी तब मैक्सिमम आएगी जब कॉन्जुगेट पार्ट और वो वीक एसिड या बेस वाला पार्ट वो दोनों बराबर होंगे। यानी बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम, बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम फॉर एनी एसिडिक बफर। कब आएगी मैक्सिमम? फॉर एनी एसिडिक बफर व्हेन कॉन्जुगेट बेस इज इक्वल टू एसिड, and it is maximum buffer capacity is maximum for any basic buffer। कब आएगी ये मैक्सिमम? जब conjugate acid is equal to base। यानी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, यानी सबसे पहले तो ये याद कर लेते हैं कि बफर कैपेसिटी होता क्या है। बफर कैपेसिटी की डेफिनेशन याद कर लेते हैं। 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में कितना एसिड डाला जाए या कितना स्ट्रॉन्ग बेस डाला जाए ताकि उसकी पीएच में 1 यूनिट का चेंज आ जाए। यानी पहले पीएच 4 थी तो या तो 3 हो जाए या 5 हो जाए। अगर आप एसिड डालेंगे तो 4 से 3 हो जाएगी, अगर आप बेस डालेंगे तो 4 से 5 हो जाएगी। तो कितना आपने एसिड या कितना आपने बेस डाला स्ट्रॉन्ग ताकि पीएच में 1 यूनिट का चेंज आ जाए, उसे बफर कैपेसिटी कहा जाता। ठीक, ये तो डेफिनेशन हो गई। अब मैंने एक जनरल डिफाइन किया कि भाई मेरे पास एक बफर है जिसके अंदर बी मोल कॉन्जुगेट एसिड पड़ा है, कॉन्जुगेट बेस पड़ा है, और ए मोल मेरा एसिड पड़ा। तो मैंने उसकी पीएच निकाली। फिर मैंने इसके अंदर एक्स मोल एसिड के डाल दिए। मैंने पढ़ा था एसिड डालते ही कॉन्जुगेट पार्ट जो है वो कम होने लगेगा और एसिड वाला पार्ट इंक्रीज करने लगेगा। तो मैंने नई पीएच निकाल ली। फिर मैंने दोनों पीएच का डिफरेंस निकाल लिया और उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। जो वैल्यू आई उसको उल्टा करते ही मुझे बफर कैपेसिटी मिल गई।
और वो बफर कैपेसिटी मैक्सिमम तब निकल के आएगी जब आप ए और बी की वैल्यू बराबर लेंगे। यानी वो बफर सबसे अच्छे बफर माने जाएंगे जिसमें कॉन्जुगेट पार्ट अपने एसिड या बेस के पार्ट के बराबर होता है, एंड दैट इज मैक्सिमम कैपेसिटी का बफर। ये वो बफर है जो अपने अंदर पीएच के 1 यूनिट को चेंज लाने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट एसिड का या बहुत ज्यादा अमाउंट बेस का डिमांड करता है। यानी एक ऐसा मजबूत बफर, वो कह रहा है डालो तुम और H+ डालो, मैं पीएच को 1 यूनिट चेंज नहीं होने दूंगा, और डालो नहीं होने दूंगा, और डालो नहीं होने दूंगा। यानी वो एक मजबूत बफर है जो पीएच में 1 यूनिट का चेंज लाने के लिए बहुत सारा एसिड या बहुत सारे बेस की डिमांड रखेगा। और ऐसा वो तभी कर पाएगा जब ए और बी की वैल्यू बराबर होगी। यानी जब कॉन्जुगेट पार्ट्स आपस में बराबर होते हैं, यानी बेस एसिड के बराबर या एसिड बेस के बराबर, जब ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होंगी तभी वो एक जबरदस्त अच्छा मैक्सिमम कैपेसिटी का बफर माना जाए। अब इसमें एक डाउट आता है। डाउट क्या आता है? सर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास दो ऐसे बफर हों, जैसे मैं अभी एक एग्जांपल ले लेता हूं। एक चीज तो क्लियर है, जो बफर कैपेसिटी निकल के आई है मेरी, अगर मैं उसको देखूं तो जो बफर कैपेसिटी मेरी निकल के आई है इन जनरल, वो बफर कैपेसिटी निकल के आई है dx/d डेल्टा pH, और इसकी वैल्यू आ रही थी 2.303 इंटू a प्लस एक्स इंटू बी माइनस एक्स अपॉन a प्लस बी। ये वैल्यू निकल के आई। ये है मेरी बफर कैपेसिटी। इसमें भी मैं एक जुगाड़ लगाता हूं। जुगाड़ क्या है? अगर जुगाड़ ये है, x तो बहुत छोटा होगा भाई, आप समझ रहे हैं, मैंने कल भी बताया था बफर वो लोग होते हैं जो थोड़े बहुत H+ को रजिस्ट करते हो या थोड़े बहुत OH को रजिस्ट करते हो। इसका मतलब ये हुआ विद रिस्पेक्ट टू A एंड B द x वैल्यू विल बी नेग्लिजिबल, एंड इफ x वैल्यू विल बी नेग्लिजिबल इन दैट केस यही बफर कैपेसिटी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? ये कन्वर्ट हो जाएगी 2.303 इंटू AB अपॉन A प्लस B। यानी कहने का मतलब यह हुआ जो मेरी बफर कैपेसिटी है वो फाइनली इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाएगी, क्योंकि मैं x को a के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकता हूं, मैं x को b के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकता हूं, तो यही ab अपॉन a प्लस बी बन जाएगा। सो फाइनली बफर कैपेसिटी इज 2.303 ab अपॉन a प्लस बी। आप मुझे a और b की वैल्यू बताइए, मैं आपको अभी उस बफर सोल्यूशन की कैपेसिटी निकाल के दिखा दूंगा, और जिस बफर सोल्यूशन की कैपेसिटी ज्यादा निकल के आएगी वो एक बेहतरीन बफर माना जाए। समझो बात? सब लोग समझे? क्योंकि ये वाला जो अजम्पशन आपने लिया है a बराबर b, ये भी यही सोच के निकाला गया है कि x इज वेरी स्मॉल। ये निकाला भी यही सोच के गया है कि x की वैल्यू काफी छोटी होगी। अगर एक, और वो लॉजिकल है, मतलब मैंने कल भी बताया था, पहले भी बताया था, ट्रेन के आगे खड़े होकर ट्रेन को रेजिस्टेंस नहीं दिया जाता, इसे सुसाइड कहा जाता। आप काहे का रेजिस्टेंस? ट्रेन से पूछिए तो एक बार कि भैया तुम्हें तकलीफ हो रही है कि नहीं आगे बढ़ने में? ट्रेन कहेगी ऐसी तैसी तुम्हारी, अभी चालू करते तुम्हें बैंड बजाते तुम्हारी। लेकिन ट्रेन नहीं कर पाएगी, ट्रेन को आप रजिस्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, किसी बराबर की बात करें तो अलग बात। यानी आप थोड़ा बहुत H+ डालिए, थोड़े बहुत OH डालिए तो काम चलता है। इसलिए x की वैल्यू हमेशा बहुत छोटी मानी जाती है, और जब x की वैल्यू छोटी होगी तो a बराबर b ही मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी का एक जरिया बनेगा। और जब वो मैक्सिमम कैपेसिटी डिफाइन कर चुके हो तो जनरल फॉर्मूला बफर कैपेसिटी का उसी x को छोटा मानकर आप 2.303 ab अपॉन a प्लस बी भी डिफाइन कर सकते हैं। 2.303 बेटा वो डिफरेंशिएशन के बाद आएगा, वो कुछ होता है ना वो लॉग का डिफरेंशिएशन, तो वो उसके बाद ही निकल के आएगा। समझ में आई ये बात? यहां तक ठीक है? अच्छा, अब एक जैसे इसी से रिलेटेड एक छोटी सी बात कर लेते हैं। मान लीजिए वो मुझसे कहे कि भाई ऐसा है, मेरे पास दो सॉल्यूशंस हैं, वन लीटर ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड प्लस 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट, और दूसरा सॉल्यूशन है 0.2 मोलर एसिटिक एसिड प्लस 0.2 मोलर सोडियम एसीटेट। वो कह रहा है ये बताइए इन दोनों में बढ़िया बफर कौन सा है? तो मैंने कहा बात तो सही है, इन दोनों में बढ़िया बफर निकालना है। एक तो पहली बात, दोनों बफर सॉल्यूशन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर है, ये मैं जानता हूं। क्यों? क्योंकि दोनों बफर सॉल्यूशंस में कॉन्जुगेट पार्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर। ये दोनों लोग अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दिस बफर एंड दिस इज ऑल्सो मैक्सिमम
कैपेसिटी ऑफ दिस बफर। यानी इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों बफर सॉल्यूशंस अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर है, लेकिन कौन सा बेहतर है ये कैसे निकाले? मैंने कहा भाई जिसकी भी मैक्सिमम कैपेसिटी ज्यादा है वो अच्छा बफर माना जाएगा, क्योंकि वो ये कहेगा और डालो नहीं होने देंगे चेंज, और डालो नहीं होने देंगे चेंज। लेकिन दोनों के अमाउंट क्योंकि कॉन्जुगेट पार्ट्स के बराबर हैं, तो दोनों लोग जबरदस्त मैक्सिमम कैपेसिटी पर अटेन करेंगे, ठीक। लेकिन इन दोनों में बेहतर कौन सा है वो कैसे चेक करेंगे? इन दोनों में बेहतर चेक करने का तरीका है कि आप पहले वाले की बफर कैपेसिटी निकालिए, दूसरे वाले की बफर कैपेसिटी निकालिए, काम चल जाएगा। तो पहले वाले की जो बफर कैपेसिटी है वो आएगी 2.303 इंटू ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, और दूसरे वाले की जो बफर कैपेसिटी निकल के आएगी वो आएगी 2.303 इंटू 0.2 इंटू 0.2 अपॉन 0.2 प्लस 0.2। और मुझे लग रहा है ये वैल्यू, जो सेकंड वाली वैल्यू, वो पहली वाली वैल्यू से ज्यादा आएगी। और अगर सेकंड वाली वैल्यू पहली वाली वैल्यू से ज्यादा आती है, यानी किस बफर सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी ज्यादा है? सेकंड वाले की। तो सेकंड विल बी द बेटर बफर एज कंपेयर टू दिस। सो बेटर बफर इज बी। ये बी मेरा बेटर बफर होगा। बिल्कुल आसान है एकदम, मतलब समझो तुम्हें कुछ डिराइव नहीं करना यार, तुम्हें सिर्फ कुछ डेफिनेशंस पता थी। पहली, कैपेसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं। दूसरा, कैपेसिटी की वैल्यू मैक्सिमम किस पॉइंट पर होती है? जब ए और बी बराबर होते हैं। तीसरी बात, उस मैक्सिमम कैपेसिटी या बफर कैपेसिटी को निकाला कैसे जाता है? वो ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 2.303 से निकाला जाता है। आपको जो भी सोल्यूशन दिया जाए उसमें ए और बी की वैल्यू, ए और बी क्या क्या है? ए मेरा या तो एसिड है या बेस है, दैट डिपेंड्स कि वो एसिडिक बफर है या बेसिक बफर। और बी कौन है? बी मेरा कॉन्जुगेट पार्ट है। तो मुझे ए और बी की अगर वैल्यू मिल जाए तो मेरा काम चल जाए। अनिर्भय डी बाई डी बी हमने मैक्सिमम कैपेसिटी निकालने के लिए किया था, यानी मैक्सिमम कैपेसिटी अगर आप चाहते हैं तो मैक्सिमम कैपेसिटी आपको तब मिलेगी जब आप जो बफर कैपेसिटी है उसको बी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और उसको जीरो से इक्वेट करें, तब आपको मैक्सिमम मिलेगा। और जैसे आप उसको जीरो से इक्वेट करेंगे आपको पता चलेगा कि अगर एक्स बहुत छोटा है तो ए की वैल्यू बी के बराबर आएगी, और अगर ए और बी बराबर है तो आपको मैक्सिमम कैपेसिटी का बफर मिल जाएगा। और जैसे ही मैक्सिमम कैपेसिटी का बफर मिलेगा तो वहां से यह बात याद कर ली जाएगी कि अगर कभी मुझसे पूछा जाए कि इन चार सॉल्यूशंस में से बेहतर बफर कौन सा है, तो उन चार सॉल्यूशंस में से बेहतर बफर वो होगा जिसमें ए और बी बराबर हैं, पहली बात। दूसरी बात, ए बी अपॉन ए प्लस बी की वैल्यू जहां पर मैक्सिमम निकल के आ रही। अरे दोनों बराबर नहीं है, निकाल के देखो। दिस इज 0.1 इंटू 0.1 अपॉन 0.2 एंड दिस इज 0.2 अपॉन सेम। मतलब सरो तो यहां ये वाली वैल्यू छोटी आएगी, बराबर कैसे आएंगे? दूसरा वाला दुगना आएगा। समझ में आ गया सबको? तो आप ये दो चार बातें इस बात का ध्यान रखिएगा। सवाल बन सकते हैं भाई, चार सॉल्यूशंस हैं, जैसे मैं एक सेकंड के लिए एक उल्टा सीधा सवाल और बना लेता हूं। विच इज अ बेटर बफर? पहला ले लिया, हंड्रेड ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड प्लस 100 ml 0.1 मोलर CH3CONA। हंड्रेड ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड प्लस 50 ml 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट सोल्यूशन ले लेते हैं। तीसरा ले लेते हैं
200 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड प्लस 200 ml 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट। और चौथा बफर ले लेते हैं 200 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड प्लस 100 ml 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट। अब वो पूछ रहा है इनमें बेटर बफर कौन सा, तो इसमें तो बड़ा आसान है यार, इसमें कुछ करना ही नहीं। उज्जवल वैल्यू सेम नहीं आएगी बेटा, उसको चेक करो एक बार। इसमें बेस्ट बफर कौन सा निकल के आएगा? बेस्ट बफर सी आएगा, इसमें क्या सोचना है भाई। ये भी अच्छा बफर, ये भी देखिए, ये भी अच्छा बफर, इसमें ए और बी बराबर, लेकिन ये भी अच्छा बफर है, इसमें ए और बी बराबर है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर ए और बी का अमाउंट ज्यादा है। आप देखिए ए भी ज्यादा है, ए कितना है 20 भाई, 200 इंटू 0.1, ए कितना हो गया 20, और ये भी 20 है, तो ये 20 है, ये 20 है, यहां ये 10 है, तो 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10 एंड 20 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 20, दोनों में फर्क आ जाए। ठीक है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सी, ये बेस्ट बफर। यानी सबसे पहले तो ये देख लेंगे कहां पर दोनों बराबर है, और फिर जब अगर दो ऐसे, भाई इन दोनों को तो कैंसिल कर देते हैं, ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए। अब बचे ये दो लोग, इन दोनों में जो ज्यादा अच्छा होगा वो होगा जहां पर हमारा ए बी अपॉन ए प्लस बी मैक्सिमम आएगा। सो बेटर बफर इज ऑलवेज, बेटर बफर इज ऑलवेज फॉर विच ए बी अपॉन ए प्लस बी इज मैक्सिमम। जहां पर भी ए बी अपॉन ए प्लस बी मैक्सिमम आएगा वही मेरा बेटर बफर कंसीडर किया जाएगा। सीधा सवाल। और वैसे भी अब तो तुम्हें फॉर्मूला आ गया, हर किसी की कैपेसिटी तुम खुद निकाल के देख लेना, जहां पर कैपेसिटी अच्छी लगे उसी को टिक कर देना, उसमें क्या दिमाग लगाना है। ए बी अपॉन ए प्लस बी की वैल्यू निकालते जाओ, जहां पर भी ए बी अपॉन ए प्लस बी बड़ा आएगा वहीं पर बढ़िया बफर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बफर कैपेसिटी का एक जनरल फॉर्मूला है 2.303 ए बी अपॉन ए प्लस बी। जहां पर भी ए बी अपॉन ए प्लस बी बड़ा, वहीं पर बफर कैपेसिटी मस्त निकल के आएगी। क्लियर है ये? ठीक, और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने चौथे पोर्शन पे इस चैप्टर का, जो मेन पोर्शन है, दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो अब इसमें आप नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं, सॉल्ट सॉल्युबिलिटी। सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले तो डेफिनेशन ही लिख लेते हैं। सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या निकल के आता है? तो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी का जो मतलब निकल के आता है वो ये, amount of salt dissolved in its per liter saturated solution at a particular temperature is known as its solubility. In terms of grams, it is gram solubility, and in terms of moles, it is molar solubility. ये इसका मतलब, यानी कितना अमाउंट एक सॉल्ट का उसके 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में घुला हुआ है, दैट इज नोन एज इज सॉल्युबिलिटी एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अगर उस अमाउंट को आप ग्राम के टर्म्स में डिफाइन करते हैं तो उसे ग्राम सॉल्युबिलिटी बोल दीजिएगा। अगर आप उस अमाउंट को मोल के टर्म्स में डिफाइन करते हैं तो आप उसको मोलर सॉल्युबिलिटी बोल दीजिएगा। बहुत सीधी सी कहानी।
यानी वो कहना ये चाह रहा है कि आप पानी लेके आइए 1 लीटर और उसमें सॉल्ट डालना, घोलना शुरू करिए। अब सॉल्ट घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब सॉल्ट का घुलना बंद हो जाएगा। दैट मींस वो सोल्यूशन अब सैचुरेट कर गया, उस पर्टिकुलर टेंपरेचर पर वो सोल्यूशन अब सैचुरेट कर गया। तो जितना भी सॉल्ट उस टाइम तक घुल चुका है वही उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी होगी। अगर ग्राम के टर्म्स में बात करो तो ग्राम सॉल्युबिलिटी, और उस अमाउंट की बात करो मोल्स के टर्म्स में तो मोलर सॉल्युबिलिटी डिफाइन करें। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा आसान है। अब एक चीज बड़ी क्लियर है, हम यहां पर ऐसे सॉल्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं यार, जैसे नमक हो गया, केसीएल हो गया। ये तो वो सॉल्ट है जो पानी के अंदर 1-1 किलो घुल जाते हैं। समझ लो बात को, मतलब घोलते जाओ घोलते जाओ, घुलते जाएंगे घुलते जाएंगे। हम यहां पर या इस चैप्टर के अंदर उन सॉल्ट्स को डिस्कस करते हैं जो स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं। स्पैरिंगली सॉल्युबल मतलब जरा सा, आपने 1 लीटर पानी लिया, उसमें 1 चुटकी घुल गया, बस उसके बाद नहीं घुलेगा। यानी स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के बारे में बात चल रही है। हम ये नमक शमक की बात नहीं करेंगे, ये तो बहुत घुलते हैं। हम उन सॉल्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जो जरा सा घुलने वाले सॉल्ट्स होते हैं। तो मैंने कहा और तभी तो वो इक्विलिब्रियम फॉर्म करेंगे। मैं अभी दिखाता हूं। यानी आपने किया क्या कि अच्छा 1 सेकंड रुकना। हाँ भाई, ट्रेन चल रही है। अच्छा, अब ठीक है भाई, अब जरा देखो, अब तो ट्रेन नहीं चल रही, कहीं हवाई जहाज उड़ रहे हो अब। श्रेया आप ठीक आ रहा है बेटा? बफरिंग इन बफर, वाओ। बेटा मैंने बताया था डीपीपी जो है वो 1-2 लेक्चर के लिए नहीं दूंगा, क्योंकि आयनिक को मैं चाह रहा था तुम सवालों के चक्कर में मत पड़ो। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, उसके बाद सवाल लगा लेना। तो डीपीपी मैं तुम्हें देना शुरू करूंगा, या तो आज एक डीपीपी डाल दूंगा, हो सकता है उसका सोल्यूशन ना डालूं, लेकिन एक डीपीपी बफर की और हाइड्रोलिसिस की सिंपल डीपीपी, वो या अच्छी डीपीपी एक ठीक ठाक से सवाल वाली, वो आज 8-9-10 सवालों की डाल दूंगा। उसका सोल्यूशन हो सकता है आज मैं ना दे पाऊं, लेकिन कल से रेगुलरली आपको डीपीपी मिलने लगेंगे। फायदा इसका यह है कि कम से कम इस चैप्टर में सवाल लगाने से पहले, होता क्या हम सवाल लगाने कूद पड़ते हैं और थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते नहीं, तो आप पहले इस चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट को जो जो कराया गया है आप उसको इत्मीनान से समझने की कोशिश करिए, और हल्के हल्के सवाल कहीं से मिले, हल्के हल्के सवाल उनको लगाने की कोशिश करिए। लेकिन जो मेन जो सवाल डीपीपी के थ्रू देना चाह रहे हैं वो एक पर्टिकुलर लेवल के बाद, जैसे बफर खत्म हो गया है, अब बफर तक पूरा कायदे से रिवाइज कर लो। और आज या तो मैं डीपीपी डाल दूंगा, शायद सोल्यूशन आंसर डाल दूंगा, लेकिन सोल्यूशन नहीं डाल पाऊंगा शायद, ठीक। और कल से फिर वो रेगुलर बेसिस में आ जाए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से करो ताकि चैप्टर की थ्योरेटिकल पार्ट मजबूत हो जाए। देखो फिर वही वाली बात आती है, ये वही मुश्किल चैप्टर है जो लोग छोड़ के चले जाते हैं, और हमारे लिए चैप्टर इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जरूरी है। ठीक, तो अब ये जो सॉल्युबिलिटी के बारे में जो बात कर रहे हैं वो क्या है, वो कह रहा है भाई ठीक है हम समझ गए आपकी बात को कि सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी का मतलब है आप कितना सॉल्ट घोल रहे हैं पर लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर। अब आप सॉल्युबिलिटी से करना क्या चाह रहे हैं, और आप सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी निकालते कैसे हैं, किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी निकाली कैसे जाती। तो मैंने कहा कि भाई सोचते हैं आप कैसे निकाली जाएगी, घोल के देख लेंगे, जितना भी घुलेगा वही उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। कह रहा कैसी बातें कर रहा हो, एग्जाम में घोल घोल के थोड़ी ना देखोगे कि कितना सॉल्ट घुल रहा है कितना नहीं घुल रहा है, कुछ तो जुगाड़ होता होगा, कुछ तो कहीं होता होगा। तो मैंने कहा देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो अब आपने आप एक बर्तन लिया और उस बर्तन में 1 लीटर पानी डाल दिया, और इसके ऊपर आपने ये रख दिया सॉल्ट। ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं, मान लीजिए ये आपने रख दिया AgCl। अब सॉल्ट का जब पत्थर, सिर्फ समझाने की बात कर रहा हूं, जब आपने सॉल्ट का पत्थर इस पानी के ऊपर रख दिया तो धीरे 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 ये सॉल्ट घुलता जाएगा, घुलता जाएगा, घुलता जाएगा, घुलता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा
जब सॉल्ट का घुलना बंद हो जाएगा। यानी नई सिचुएशन जो आने वाली है वो ये आने वाली, ये आपकी नई सिचुएशन आने वाली। जितना घुलना है वो घुल जाएगा और जो बच जाएगा वो ये होगा। समझो, जितना घुलना है वो घुल जाएगा और जो बच जाएगा वो ये होगा। अच्छा, आप ध्यान से देखना, ये जो सिस्टम है एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो सॉल्ट नीचे घुला हुआ है ये तो AgCl एक्वस है और जो सॉल्ट नहीं घुला हुआ है वो AgCl सॉलिड। यानी AgCl सॉलिड AgCl एक्वस के साथ एक इक्विलिब्रियम बना लेगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि AgCl सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद AgCl एक्वस। अब जरा याद करो क्या बताया गया था, सर जो घुल गया वो टूट गया। यानी अल्टीमेटली यही AgCl एक्वस 100% डिसोसिएटेड फॉर्म में नजर आएगा जब तक सवाल में कहा ना जाए। यानी अल्टीमेटली जो सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रियम होगा वो ये दिखाई देगा, AgCl इज इन इक्विलिब्रियम विद Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। दिस इज एन इक्विलिब्रियम ऑफ सॉल्ट सॉल्युबिलिटी। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है, पहले हमें भी बड़ा कंफ्यूजन होता था, यार ये चल क्या रहा है बदतमीजी। आप अब तक लिखते थे कि AgCl का कभी भी Ag प्लस और Cl माइनस के साथ इक्विलिब्रियम नहीं बनता। आप बताते थे वो 100% टूट जाएगा, 100% टूट जाएगा, और आज आपने इसी AgCl का इक्विलिब्रियम बना दिया। अरे भाई, जिसको मैंने बताया था 100% टूटने के लिए वो सॉल्ट था जो घुल गया। ये तो वो सॉल्ट है जो नहीं घुला। जो घुल गया वो तो आज भी 100% डिसोसिएट कर रहा है। आप देखिए, जो घुल गया वो टूट गया, जो नहीं भीगा वो नहीं टूटा। दैट मींस दिस इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट एंड डिसॉल्व्ड सॉल्ट। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जब आप अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट और डिसॉल्व्ड सॉल्ट के बीच में इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तब आप सॉल्युबिलिटी के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। दिस इज द इक्विलिब्रियम ऑफ सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रियम है जो अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट और डिसॉल्व्ड सॉल्ट के बीच में देखने को मिलता। समझो बात। तो मैंने कहा कि ठीक है, होता होगा, बनता होगा, अब करना क्या है। वो कह रहा है यार ये बताओ इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। अगर ये इक्विलिब्रियम है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होगा। मैंने कहा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc आज एक नए नाम से जाना जाएगा जिसको KSP कहा जाएगा, बिकॉज दिस इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, सो दिस विल बी KSP ऑफ दिस सॉल्ट। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि मैं इसी इक्विलिब्रियम का Kc डिफाइन करूंगा, लेकिन इस बार इस Kc का नाम नया रख दूंगा। भाई Ka रख नहीं सकता क्योंकि Ka तो एसिड के टूटने वाला इक्विलिब्रियम होता है, Kb रख नहीं सकता क्योंकि वो तो बेस के टूटने वाला इक्विलिब्रियम होता है, KH रख नहीं सकता क्योंकि वो तो हाइड्रोलिसिस वाला इक्विलिब्रियम होता है, Kf रख नहीं सकता क्योंकि वो तो कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन वाला Kf होता है। मैंने कहा भाई अब इसका नाम क्या रखूं। उसने कहा आप या तो इसको Kc बोल दीजिए, मुझे नाम की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से तो आप इसको आज से KSP बोलिए। मैं आज से इसको KSP बोलूंगा। सो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस सॉल्ट सॉल्युबिलिटी इज KSP। सो अल्टीमेटली अगर मैं KSP की बात करता हूं AgCl के इक्विलिब्रियम के लिए, तो इस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा KSP, वो कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस से निकाला जाए। बिल्कुल सीधी सी बात। लेकिन फिर वही है, ये Ag प्लस और Cl माइनस कौन सी कॉन्सेंट्रेशन है सर? ये तो इक्विलिब्रियम वाली कॉन्सेंट्रेशन है। यानी जब आपने एक दाना डाला होगा तो AgCl अंदर जाके घुल गया होगा और Ag प्लस और Cl माइनस में ब्रेक कर गया होगा। लेकिन उनके जो कंसेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन है सर वो KSP के बराबर नहीं आया होगा क्योंकि अभी इक्विलिब्रियम आया ही नहीं है। इसका मतलब यहां पर भी वही रिएक्शन कोशेंट वाली कहानी चलेगी जिसमें बताया गया था कि जो Ag प्लस इंटू Cl माइनस है, इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो किसी भी इंस्टेंट पर कैलकुलेट किया जा सकता है। एट T is equal to 0, this value will be 0, क्योंकि अभी तो घुला ही नहीं है। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ये घुलता जाएगा और इसका अमाउंट मल्टीप्लीकेशन वाला अमाउंट बढ़ता चला जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये अमाउंट KSP के बराबर होगा, सॉल्ट का घुलना बंद हो जाएगा। और इसीलिए आज इस मल्टीप्लीकेशन को एक नया नाम देने जा रहे हैं एंड दिस इज आयनिक प्रोडक्ट। यानी मेरे कहने का मतलब है आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का जो मल्टीप्लीकेशन होगा दैट इज रिएक्शन कोशेंट एंड दैट रिएक्शन कोशेंट ट्राइज टू इक्वेट KSP ऑफ दैट सॉल्ट। और जिस टाइम पर वो आयनिक प्रोडक्ट KSP को पकड़ लेगा रिएक्शन वहीं सेट हो जाएगी और सॉल्ट का घुलना बंद हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जब तक आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू
KSP से कम निकल के आएगी, सॉल्ट घुलता चला जाएगा, यानी आपको डिसोल्यूशन देखने को मिलेगा। जिस टाइम पर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP के बराबर हो जाएगी, आपका सॉल्युबिलिटी वाला सीन बनेगा, यानी आपका सिस्टम अब सैचुरेट हो चुका होगा। और जिस टाइम पर आयनिक प्रोडक्ट अगर गलती से भी KSP से बढ़ गया तो आपको रिएक्शन को प्रेसिपिटेट करवाना पड़ेगा, आपको रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लाना पड़ेगा। और बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब है AgCl के पत्थर का बनना, और AgCl का पत्थर तब बनता है जब आप इसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। यानी जिस टाइम पर आयनिक प्रोडक्ट KSP से एक्सीड कर जाएगा, उस टाइम पर ये रिएक्शन बैकवर्ड भागेगी। ये वही वाली बात है, सब लोग बताओ जल्दी, याद आ रहा है वो रिएक्शन कोशेंट वाली बात, कि जब रिएक्शन कोशेंट ऊपर निकल जाता है तो रिएक्शन बैकवर्ड आती है, जब वो नीचे रह जाता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है। और अगर रिएक्शन कोशेंट KSP के बराबर या K के बराबर है तो इक्विलिब्रियम सेट हो चुका होता। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इफ द आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP देन इट्स द केस ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी अब सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी जिस टाइम पर आयनिक प्रोडक्ट KSP को एक्सीड करेगा, सॉल्ट प्रेसिपिटेट करना स्टार्ट कर देगा। किसी पर्टिकुलर टेंपरेचर पर आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज्यादा या KSP से कम नहीं हो सकता अगर आप इक्विलिब्रियम सेट कर रहे हैं तो। फिर से ट्रेन चल रही है, मैं किसी स्टेशन के पास नहीं हूं, मैं बाकायदा स्टूडियो में खड़ा हुआ हूं, यहां कोई ट्रेन नहीं चल रही है। हो सकता है कुछ AC की आवाज आ रही हो हल्की फुल्की, इससे भी हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर KSP गिवन हो तो आप सॉल्युबिलिटी कैसे निकालेंगे? मैंने कहा ये मैं कर लूंगा, अगर आप मुझे KSP किसी सॉल्ट का दे देंगे तो मैं आपको सॉल्युबिलिटी निकाल के दे दूंगा। ये मेरा पहला कैटेगरी है सॉल्युबिलिटी पर। इनफैक्ट IIT में पूछे गए सवालों में, ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से कुछ बता रहा हूं, IIT में पूछे गए सॉल्युबिलिटी के सवालों में यह पहली कैटेगरी आती है कि KSP गिवन हो तो सॉल्युबिलिटी कैसे निकाली जाएगी, या सॉल्युबिलिटी गिवन हो तो KSP कैसे निकाला जाएगा। यह पहला कैटेगरी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पहली कैटेगरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं फर्स्ट कैटेगरी को डिस्कस करने जा रहा हूं, सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी निकालना या सॉल्युबिलिटी की मदद से KSP निकालना। कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी विद द हेल्प ऑफ KSP वैल्यू। बिल्कुल आसान है ये, मैं इसमें 1-2 मिनट से ज्यादा बिल्कुल बर्बाद नहीं करूंगा, बिल्कुल सीधी बात कर रहा हूं। ठीक, क्या है वो कह रहा है कि भाई ऐसा है, मेरे पास कोई भी एक सॉल्ट ले लेते हैं, मान लीजिए AgCl ही ले लेते हैं सबसे पहले। AgCl सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। वो कह रहा है मैं आपको इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल के दे देता हूं KSP। आप मुझे ये बताइए इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कितनी होगी। यानी जिस पर्टिकुलर टेंपरेचर पर मुझे KSP दे रखा है, वही उसी टेंपरेचर पर मुझे इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो मैंने कहा मैं तो कर सकता हूं। कैसे? अब तुम अगर मेरी इस बात को ध्यान रखोगे तो आगे मुश्किल जगहों पर भी, मुश्किल जगह कौन सी आएंगी, जब आप वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट को बफर में डालेंगे, कभी कॉमन आयन में डालेंगे, कभी साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, उस टाइम पर आपको तकलीफ नहीं होगी अगर मेरी ये बात याद करेंगे कि जब कभी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी निकालने का सवाल आए कहीं पर भी, तो आपका सबसे पहली लाइन होनी चाहिए, क्या निकालना है? सॉल्युबिलिटी निकालनी है। लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट इन दिस सिस्टम इज S। आप इस बात को अगर याद रखेंगे तो आपको कभी गलती नहीं होगी। समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कितनी है अगर KSP दे रखा है, तो आप सबसे पहली लाइन क्या बोलेंगे? लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्ट इज S। क्या मतलब हुआ? सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है? S घुला। समझना जरा बात को, अगर किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी S है तो इसका मतलब वो S घुला होगा। और हमने क्या पढ़ा है? जो घुल गया वो टूट गया। यानी अगर वो S घुला तो यानी वो S टूटा, और अगर वो S टूटा तो Ag प्लस बी एस बनेंगे और Cl माइनस बी एस बनेंगे। यानी अगर मैं AgCl की सॉल्युबिलिटी को S मान लूं तो Ag प्लस बी एस होगा और Cl बी एस होगा। और साफ समझ में आता है इक्विलिब्रियम के टाइम पर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP के बराबर होगी, और इस बार ये आयनिक प्रोडक्ट S इंटू S इज इक्वल टू KSP के बराबर है। सो S इज इक्वल टू रूट KSP।
यानी आपको अगर सॉल्युबिलिटी चाहिए AgCl सॉल्ट की, तो इस पर्टिकुलर टेंपरेचर पर KSP की मदद से आप उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड इट शुड बी रूट KSP। मैंने कहा भाई क्या हर सॉल्ट के साथ यही हरकत होगी क्या? हर सॉल्ट के साथ आप रूट KSP की बात करेंगे? उसने कहा नहीं नहीं, हर सॉल्ट के साथ रूट KSP की बात नहीं करेंगे, वो तो डिपेंड करता है ना सॉल्ट की शक्ल क्या। तो मैंने कहा ठीक है, शक्ल बदल दीजिए। तो अब मैंने सॉल्ट की शक्ल बदल दी, सॉल्ट की शक्ल बदली, तो इस बार जो सॉल्ट निकल के आया वो मान लीजिए कुछ भी ऐसे ले लेते हैं, A2B3। वो कह रहा है जरा A2B3 सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी निकाल के दिखा दो, A2B3 की। मैंने कहा भी निकाल देते हैं। A2B3 सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो क्या बोलेंगे कि A2B3 सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी इज S। S मतलब S घुला, S घुला, S टूटा, S टूटा तो A बनेंगे 2S और B बनेंगे 3S। समझना, दिस विल बी 2S एंड B विल बी 3S। क्लियर है ये? इसका मतलब ये हुआ कि अब जब आप आयनिक प्रोडक्ट लिखेंगे तो जो KSP की वैल्यू होगी वो होगी A का स्क्वायर इंटू B का क्यूब, और A का स्क्वायर होगा 2S का स्क्वायर और B का क्यूब होगा 3S का क्यूब, एंड दिस इज 108 इंटू S की पावर 5। सो S इज इक्वल टू KSP अपॉन 108 द होल पावर 1/5। दिस इज माई सॉल्युबिलिटी। सब लोग समझ पा रहे हैं क्या करना है? ये बिल्कुल पहली कैटेगरी की बात कर रहा हूं, बिल्कुल पहली। मुझे तो लगता है शायद इसके ऊपर सवाल, ये वाला सवाल पूछ भी चुका है आईटी के पेपर में कि आपको A2B3 एक सॉल्ट दे रखा था, उसकी KSP दे रखी थी, आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी थी, सीधे वैल्यू पुट करो, बात ही खत्म। कुछ बच्चे बस ये ध्यान नहीं देते, वो कहते हैं सर इसमें यहां पर S की पावर 2 और S की पावर 3 यानी S की पावर 5 इज इक्वल टू KSP। अरे भाई 2 कहां गया भाई? अगर आपने ये कह दिया कि सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी S है तो इसका मतलब ये S घुलेगा, S घुलेगा तो S टूटेगा भी तो, और अगर S टूटेगा तो मोल कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था, अगर ये आदमी S टूटता है तो A के 2S मोल बनाएगा और B के 3S मोल बनाएगा। सो अल्टीमेटली सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रियम कैसे लिखा जाएगा, इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा? KSP इज इक्वल टू A का स्क्वायर इंटू B का क्यूब। A कितना है? 2S है। B कितना है? 3S है। तो 2S का स्क्वायर 3S का क्यूब इज इक्वल टू दिस। अब इसी में अगर A2B3 की जगह मैं एक बिल्कुल ही जनरल बात कर लेता हूं, बिल्कुल जनरल बात कर लेते हैं कि सर ऐसा A2B3 वगैरह सब छोड़िए, आप बिल्कुल ही जनरलाइज कर दीजिए इस बात को ताकि आगे बढ़ें। ज्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। आप सीधे सीधे इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी निकाल के दिखा दीजिए, MXNY। KSP मुझे सवाल में दे रखा, अगर मुझे KSP गिवन हो तो आप MXNY की सॉल्युबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने कहा बड़ा आसान है सर, क्या निकालना है? सॉल्युबिलिटी। लेट द सॉल्युबिलिटी बी S, यानी इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी S है। अगर इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी X है तो ये MXNY जब टूटेगा तो एक इक्विलिब्रियम बनाएगा, और इस इक्विलिब्रियम में X तो M बनेंगे और Y N बनेंगे। अगर इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी आपने S मान रखी है तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये S घुला तो ये S टूटेगा, और अगर ये S टूटेगा तो X M बनेंगे XS और N बनेंगे YS। अब आप KSP का एक्सप्रेशन लिख दीजिए, KSP इज इक्वल टू M रेज टू पावर X इंटू N रेज टू पावर Y। सो दिस इज XS रेज टू पावर X YS रेज टू पावर Y। दिस इज X की पावर X, Y की पावर Y, S की पावर X प्लस Y। सो S इज इक्वल टू KSP अपॉन X की पावर X, Y की पावर Y, होल पावर 1 अपॉन X प्लस Y, एंड दिस इज माई जनरल सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला। सब लोग एक बार समझ के देख लो। नहीं नहीं बेटा, ये मोल्स सॉल्युबिलिटी तो पर लीटर डिफाइन की जाती है ना, तो यही मोल्स हैं और यही कंसेंट्रेशन है। क्लियर है ये? शाबाश। तो इसको हमने बस याद कर लिया, ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे। यानी मैंने सिर्फ पहली कैटेगरी डिफाइन की है, क्या कि सर अगर आपको KSP गिवन हो तो क्या आप सॉल्युबिलिटी निकाल लेंगे? हाँ। क्या सॉल्युबिलिटी गिवन हो तो KSP निकाल लेंगे? हाँ। बिल्कुल सीधी सी बात।
और तरीका सिर्फ एक है, और वो सिर्फ यही नहीं लगेगा। अभी तुम देखना, मैं हर जगह एक ही बात बोलूंगा, लेट द सॉल्युबिलिटी बी एस। जिसको समझ में आती है ये बात कि अगर उसकी सॉल्युबिलिटी एस है, इसका मतलब वो एस घुला होगा। अगर वो एस घुलेगा तो वो एस टूटेगा, और अगर वो एस टूटेगा तो कितने आयंस के क्या क्या मोल्स बनेंगे या क्या क्या कॉन्सेंट्रेशन बनेंगी वो आपको पता चल जाएगी। क्लियर है? शाबाश। तो मैंने कहा चलिए ठीक है और आगे बढ़ते हैं। तो उसने कहा भाई ये बताइए, ये तो एक पहली कैटेगरी है, आप समझ ही रहे हैं कि भाई अब एक मेंस लेवल पर हमें समझ में आता है कि शायद इसके ऊपर एक सवाल बना लेगा कि भाई मेरे पास एक A2B3 सॉल्ट है, उसकी KSP वैल्यू 10⁻⁻20 दे रखी है, आप बताइए उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आएगी। तो एक मेंस लेवल का सवाल समझ में आता है। लेकिन क्या सॉल्युबिलिटी में यही लेवल है? क्या इसके ऊपर भी बात बढ़ती है? हाँ बढ़ती है। अब इसके ऊपर आते हैं सेकेंड कैटेगरी के सवाल, जब IIT में जो पूछे जा चुके हैं और जो पूछता वो सेकेंड कैटेगरी क्या है। वो सेकेंड कैटेगरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, एंड दैट इज सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। अब मैं इस पे ऊपर बात करने जा रहा हूं कि अब आप सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन के ऊपर कुछ डिस्कशन करें। तो मैंने कहा ठीक है भाई, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इसका क्या मतलब होगा मैं तुम्हें समझाऊंगा अभी। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन नाम से क्या लगता है? अभिषेक पूछ रहा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। बेटा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ही तो KSP होता है। SP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज KSP। अब वो ये कह रहा है कि भाई ये बताइए सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब होता है। तो मैंने कहा यार मुझे ऐसा लग रहा है नाम से एक से ज्यादा लोगों के प्रेसिपिटेशन की संभावनाओं में से स्पेसिफिकली कोई एक आदमी ही प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बाहर आ जाए, उसे सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन कहा जाना चाहिए। मतलब समझो, यानी एक से ज्यादा लोग प्रेसिपिटेट बना सकते थे, लेकिन किसी एक ही आदमी ने प्रेसिपिटेट बनाया। किसने प्रेसिपिटेट बनाया? दैट इज सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। तो मैंने कहा मतलब क्या इस बात का? कह रहा बड़ा आसान है, आप देखिए जरा। पहला केस ले रहा है। पहला केस यह है कि मेरे पास एक बर्तन है, उस बर्तन में 0.1 मोलर Cl माइनस पड़े और 0.1 मोलर Br माइनस पड़े, और मैं ऊपर से Ag प्लस गिरा रहा हूं। जब मैं ऊपर से Ag प्लस गिराऊंगा, ऋषभ पांडे दोबारा क्यों पढ़वा रहे हो? बड़ा आसान सा पोर्शन था वो। अगर आपको किसी भी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो आप उसकी सॉल्युबिलिटी S मान लीजिए, यानी S सॉल्ट घुल गया। जब S सॉल्ट घुल जाएगा तो वो टूट जाएगा। टूटने के बाद जो कंपोनेंट्स हैं उनके कितने कितने मोल्स बनेंगे या कितनी कितनी कॉन्सेंट्रेशन बनेगी पता चल जाएंगी। अब आप KSP का एक्सप्रेशन लिखिए और फटाक से आंसर निकाल लीजिए, उसमें कुछ करना ही नहीं है। बड़ा आसान है ऋषभ, एक बार फिर से PDF देखना, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान। अब श्रेया पूछ रही है प्रेसिपिटेशन का क्या मतलब होता है। हम हिंदी में पता होगा पर अंग्रेजी में पता नहीं। प्रेसिपिटेशन का मतलब है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब प्रेसिपिटेशन, समझो बात को। आप क्या कहते हैं इसको हिंदी में, पता नहीं क्या कहते हैं। आप पत्थर बन के निकल जाना, यानी थोड़ा सा जम जाना, सॉलिड के फॉर्म में निकलते जाना, उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। तुम लोगों ने उसमें स्कूल वगैरह में अगर तुम कभी गए हो तो तुमने देखा होगा लैब वगैरह में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक प्रेसिपिटेट बन जाता है। आप उसको छान छान के समझ रहे हो कुछ करते हैं भाई। तो समझो इस बात को, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं बताता हूं, अभी तुम्हें शायद यहां से समझ में आएगा। आपके पास बर्तन में ये दो लोग पड़े, जम जाना, फरहाना कह रही है जम जाना, हाँ जम जाना। अवशेपन, आदित्य कह रहा है अवशेपण। अवशेपण, अवशेपण समझ में आया भाई? अवशेपण अगर किसी को समझ में आ रहा हो तो अवशेपण समझ लेते हैं, हमें नहीं पता अवशेपण, हमें याद नहीं है कुछ। लेकिन ये कि हाँ नीचे से जम जाना है, सॉलिड के फॉर्म में, सेमी सॉलिड के फॉर्म में बाहर निकल आना। ठीक, तो बहरहाल वो ये कह रहा है कि भाई इसमें मतलब क्या? वो कह रहा है कि भाई देखिए ऐसा है, मेरा बर्तन है, इस बर्तन में उसने 0.1 मोलर Cl ले रखा है और 0.1 मोलर Br माइनस ले रखा है। अब आप ऊपर से Ag प्लस जा रहे हैं। अब सोचिए अंदर क्या हो सकता है। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि Ag प्लस जब अंदर जाएगा तो Ag प्लस अंदर आते ही Cl से यह कहेगा कि भाई ऐसा है, तुम्हारा कंसंट्रेशन कितना है और मेरा कंसंट्रेशन कितना है। हम दोनों अपनी कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर हमारा यह आयनिक प्रोडक्ट हमारे KSP के बराबर आ गया तो बस समझ लीजिए हमारा नंबर चालू हो जाएगा।
तो मैंने कहा बात तो सही है, लेकिन अब तुम ये दिमाग लगाओ जरा, अगर मैं तुम्हें इन दोनों सॉल्ट्स के जिनके प्रेसिपिटेशन की संभावनाएं हैं, अगर मैं उनके केएसपी वैल्यू आपको दे दूं, यानी एक का केएसपी दे रखा है सपोज AgCl का केएसपी दे रखा है 10⁻⁻10 और मान लीजिए हमें केएसपी दे रखा है AgBr का 10⁻13, तो ऐसे में क्या दिमाग लगाते हैं? हमें ऐसा लग रहा है कि सर, और ये मैंने कुछ किताबों में लिखा देखा है, मुझे हैरानी होती है कि वो ऐसी हरकत क्यों करते हैं। एक आध जगहों पर ये लिखा मिलता है कि जिस सॉल्ट का केएसपी कम होता है उस सॉल्ट के प्रेसिपिटेशन की संभावनाएं ज्यादा होती। मैंने कहा कि क्या लॉजिक है इसके पीछे? वो कह रहे बड़ा सीधा लॉजिक है यार, जिस सॉल्ट का केएसपी कम होगा उस सॉल्ट के लिए आयनिक प्रोडक्ट जल्दी केएसपी के बराबर आ जाएगा। यानी केएसपी अगर कम है तो आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू जल्दी पकड़ में आ जाएगी। मेरे कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए मेरा केएसपी 5 है और एक दूसरा सॉल्ट है जिसका केएसपी 50 है, तो अब आप ये बताइए आयनिक प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होकर 5 के पहले पहुंचेगा या पहले 50 के पास पहुंचेगा? सर पहले 5 के पास पहुंचेगा, और जैसे ही वो 5 के पास पहुंचेगा प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी जनरली ये स्टेटमेंट लिखा मिल जाता है कि जिस सॉल्ट का केएसपी कम है उसके प्रेसिपिटेशन की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, और जिस सॉल्ट का केएसपी ज्यादा होता है उस सॉल्ट के प्रेसिपिटेशन की संभावनाएं कम होती हैं। लेकिन मेरा इसमें एक सजेशन यह है कि आप इस लाइन को याद मत करिए, आप इस तरह के सवाल करने का एक जनरल तरीका याद करिए, क्योंकि मैं अभी तुम्हें इस लाइन को गलत प्रूफ करके भी दिखा सकता हूं। ठीक, वो दिखाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक, कि जिसका केएसपी कम है वो पहले प्रेसिपिटेट करेगा और जिसका केएसपी ज्यादा है वो बाद में प्रेसिपिटेट करेगा। आप खुद दिमाग लगाइए जरा कि यहां पर ये जो AgBr है इसका केएसपी कम दे रखा है और AgCl का केएसपी ज्यादा दे रखा है। ठीक, मैंने कहा भाई देखिए ऐसा है, आपके हिसाब से AgBr का प्रेसिपिटेशन पहले होना चाहिए? हमने कहा होना चाहिए, यही तो हमने पढ़ा है। हमने कहा चलिए हम आपको अभी दिखाते हैं कि AgBr का पहले होगा या AgCl का पहले प्रेसिपिटेशन होगा। आप कौन सा तरीका लगाएंगे? तो मैंने कहा मेरा जो तरीका है वो बड़ा सीधा तरीका है, मुझे केएसपी से मतलब नहीं है कम है या ज्यादा है, मैं तो सिर्फ ये बताऊंगा कि जब ऊपर से Ag+ डालूंगा तो Ag+ की रिक्वायरमेंट किस सॉल्ट के प्रेसिपिटेशन के लिए कम है वो पहले प्रेसिपिटेट करेगा। मेरा तो ये काम है, मैं तो ये जानता हूं कि जब ऊपर से Ag+ गिरेगा तो Ag+ जब अंदर जाएगा तो वो Cl के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और वो Br के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। जिस जगह पर ये मल्टीप्लिकेशन पहले केएसपी को पकड़ लेगा वो आदमी पहले प्रेसिपिटेट करेगा। मेरा ये मानना है, इसमें केएसपी के कम होना या केएसपी के ज्यादा होने से मुझे कोई मतलब नहीं। यानी मेरा तरीका यह है कि जब मुझे सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन करना होता है तो मैं सबसे पहले Ag+ का कंसेंट्रेशन चेक करता हूं फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ बोथ द सॉल्ट्स। In the case where the requirement of Ag+ is less, in that case the precipitation starts first। ये मेरा अपना मानना। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं सबसे पहले Ag+ की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करता हूं फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl। सब लोग समझना भाई, AgCl के प्रेसिपिटेशन के लिए जो Ag+ रिक्वायरमेंट होगी वो होगी KSP ऑफ AgCl डिवाइडेड बाय Cl-। बताओ समझे कि नहीं? बिकॉज KSP इज इक्वल टू Ag इंटू Cl। इक्विलिब्रियम पर ये दोनों वैल्यूज अगर आप निकाल के मल्टीप्लाई कर दें तो इक्विलिब्रियम पर इनका आयनिक प्रोडक्ट KSP के बराबर होना चाहिए। जैसे ही KSP के बराबर होगा प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी द कंसंट्रेशन विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl, दिस शुड बी दिस, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 0.1 एंड दिस इज 10⁻⁹ मोलर। यानी फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl we need at least 10⁻⁹ मोलर, क्योंकि इससे ज्यादा डालोगे तो आयनिक प्रोडक्ट KSP से एक्सीड कर जाएगा और फटाफट AgCl का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, अब यही काम करते हैं AgBr के लिए। AgBr को लेके आते हैं। अगर मैं AgBr का प्रेसिपिटेशन कराना चाहता हूं तो Ag+ की रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए? मैंने कहा भी निकाल लेते हैं। दिस इज KSP ऑफ AgBr divided by concentration of Br minus, and this is 10⁻⁻13 divided by 0.1 and it is 10⁻⁻12 मोलर। किस आदमी के प्रेसिपिटेशन के लिए Ag+ की रिक्वायरमेंट कम है? सर इस आदमी के लिए। तो इसका मतलब प्रेसिपिटेशन पहले किसका होगा? सर AgBr का, क्योंकि जैसे ही वो कम AgBr अंदर आएगा AgBr रहेगा, चलो हम निकल लेते हैं। लेकिन तुम बताओ क्या इस कंसंट्रेशन पर AgCl का प्रेसिपिटेशन हो सकता है? नहीं सर, AgCl के प्रेसिपिटेशन के लिए आपको Ag+ -9 चाहिए, जबकि आपने डाला सिर्फ -12 है। AgBr तो निकल आएगा लेकिन AgCl नहीं निकलेगा।
हम तो पहले ही कह रहे थे जिसका केएसपी कम है पहले वो प्रेसिपिटेट करेगा। तुम भी यही कह रहे हो, इतनी मेहनत बेकार में करवाई। अरे जब ये बात हो चुकी कि जिसका केएसपी कम है पहले वो प्रेसिपिटेट करेगा तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मैंने कहा अरे आज तुम्हारी बात सच हो गई है, लेकिन अब जो मैं एग्जाम्पल लूंगा उसमें तुम्हारी बात सच नहीं होगी। उसने कहा करके दिखा दो, अगर कम केएसपी वाला पहले प्रेसिपिटेट ना किया तो बताना। मैंने कहा लो अभी करके दिखा देते। ये लीजिए हम सेकंड केस बना रहे हैं। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस है फिर बर्तन लेते हैं और उसमें Cl माइनस ले लेते हैं 0.1 मोलर और Br माइनस ले लेते हैं 10⁻⁻5 मोलर। वो कह रहा है केएसपी किसका है? हमने कहा केएसपी तो अभी तुमने बता ही रखा है, केएसपी ऑफ AgCl वो 10⁻10 है और केएसपी ऑफ AgBr वो 10⁻13 है। किसका केएसपी कम है? उसने कहा इसका। तो मैंने कहा तुम्हारे हिसाब से किसका प्रेसिपिटेशन होगा? कह रहा है AgBr का। मैंने कहा आप करके देखो, नहीं होगा AgBr का प्रेसिपिटेशन। उसने कहा कैसे? मैंने कहा मैं तो अपना तरीका निकालूंगा ना, Ag प्लस की रिक्वायरमेंट कहां कम है मुझे वो चेक करना है। मैंने चेक कर ली, ये देखिए आप, Ag प्लस की रिक्वायरमेंट फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl only, it will be 10⁻10 divided by 0.1 and it is 10⁻9 molar. And the concentration required for the precipitation of AgBr, it is equal to 10⁻13 divided by 10⁻5 and this is 10⁻8 molar. अब बताओ किस आदमी के प्रेसिपिटेशन के लिए Ag प्लस की रिक्वायरमेंट कम आ रही है? सर AgCl के लिए कम आ रही है, यानी जैसे ही -9 गिरेगा AgCl तो शुरू कर देगा, लेकिन AgBr अभी भी चुप पड़ा होगा क्योंकि इस कंसंट्रेशन पर AgBr का प्रेसिपिटेशन पॉसिबल नहीं। समझो बात, क्या मतलब हो इस बात का? इसका यह मतलब हुआ कि भाई साहब जिसका केएसपी कम होता है वही प्रेसिपिटेट पहले बनाए, यह जरूरी नहीं है। डिसाइड करता है ऊपर से गिरने वाला आयन। जिस जगह पर ऊपर से गिरने वाले आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है वहीं पर प्रेसिपिटेशन पहले स्टार्ट हो जाता है। समझो बात। श्रेया मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूं? श्रेया कह रही है सर अब तो आप गड़बड़ कर रहे हैं, आपने बीआर को चेंज कर दिया। अच्छा नहीं, अब भाई मैं कुछ गलत तो कर नहीं दूंगा, मतलब समझो बात को कि अब जो असलियत है वो तो यही है कि अगर बीआर को चेंज ना करता तब तो ये था ही हमारा, ठीक। लेकिन ये स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, कहीं मुझे लिखा मिल जाए कि भाई द सॉल्ट हैविंग लेस केएसपी प्रेसिपिटेट्स फर्स्ट, तो एटलीस्ट आप इस स्टेटमेंट को फॉल्स बोलिएगा, क्योंकि केएसपी के हमेशा कम होने से प्रेसिपिटेशन फर्स्ट हो यह जरूरी नहीं। इट डिपेंड्स ऑन द ऊपर से गिरने वाला आयन। अच्छा ये बताओ, पहले वाले केस में तुमने ये बोला कि सर इन दिस केस द प्रेसिपिटेशन ऑफ AgBr स्टार्ट्स फर्स्ट एंड द केएसपी ऑफ AgBr वाज आल्सो कम, ठीक। तो अल्टीमेटली मेरा पहला स्टेटमेंट सही हो गया। अब आप दूसरे वाले में ये कह रहे हैं कि सर अब दूसरे वाले में केएसपी के कम होने के बावजूद भी AgCl का प्रेसिपिटेशन पहले हो रहा है। रिक्वायरमेंट of Ag plus for the precipitation of AgCl is less, so AgCl precipitates first। ये मेरा इस सवाल का आंसर हो गया। और यहां पर AgBr precipitates फर्स्ट। तो क्या यह स्टेटमेंट दिया जा सकता है? ऐसे एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं, क्या यह स्टेटमेंट सही है कि जिस सॉल्ट का केएसपी कम होता है वो पहले प्रेसिपिटेट करता है? क्या यह स्टेटमेंट सही है? जिस सॉल्ट का केएसपी कम होता है, एक जनरल बात कर रहा हूं, इधर कुछ मत देखो, इधर सब भूल जाओ, एक जनरल बात कर रहा हूं, जिस सॉल्ट का केएसपी कम होता है वो पहले प्रेसिपिटेट करता है, यह सही है? फॉल्स, बिल्कुल सही। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या यह स्टेटमेंट ठीक है? इफ द एनायनिक कॉन्सेंट्रेशंस आर सेम, इफ द एनायनिक कॉन्सेंट्रेशंस आर सेम, जनरल बात कर रहा हूं एकदम, इफ द एनायनिक कॉन्सेंट्रेशंस आर सेम, इन दैट केस द सॉल्ट हैविंग लेस केएसपी प्रेसिपिटेट्स फर्स्ट। अब यह स्टेटमेंट सही है? If the anionic concentrations are same, in that case salt having less KSP precipitates first। अब सही है ये?
If anionic concentrations are same, then in that case, the salt having less Ksp precipitate first. Is it true now? अरे अभी भी सही नहीं है लल्लुओ। अरे सॉल्ट का जो एनायन है वो तो बताओ कौन सा है। अब देखना जरा तीसरा केस, मैं तीसरा केस बना रहा हूं। ठीक है ये क्या एनायनिक कॉन्सेंट्रेशन सेम है? क्या एनायनिक कॉन्सेंट्रेशन सेम है? हां सेम। किसका केएसपी कम है? सर Ag2CrO4 का। तो उसका प्रेसिपिटेशन पहले होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। करके देखो, नहीं होगा क्योंकि ये स्टोशियोमेट्री के ऊपर डिपेंड करेगा। शाबाश इफ्तिखार, समझो बात, समझो बात को, अकल लगाओ, दिमाग लगाओ। हमने कहा भाई कैसे, कह रहा सर पता नहीं आप अपनी बात याद क्यों कर रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। जब आपने बोल दिया कि ये सब याद नहीं करना है तो आप अपनी बात पर क्यों नहीं पकड़ के चल रहे हैं। मैंने कहा क्या सर, आप हर बार एक ही काम करिए ना, ऊपर से गिरने वाले Ag+ की रिक्वायरमेंट निकालिए, जहां वो रिक्वायरमेंट कम आएगी आप उसको आंसर लिख दीजिएगा। ऐसी की तैसी स्टेटमेंट की सर क्या जरूरत है याद करने की? आपने एक जनरल तरीका बता दिया, मैं वो जनरल तरीका लगाऊंगा। ऐसी की तैसी क्या आएगा पहले और क्या आएगा बाद में अपने आप पता चल जाएगा। देख लीजिए, एनायनिक कॉन्सेंट्रेशन आर सेम, the salt is having less Ksp, नीचे वाला still the precipitates of AgCl start first। मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखा सकता हूं और वो आप कर भी सकते हैं बड़ी आसानी से। the Ag+ requirement for the precipitation of AgCl is equal to 10 raised power minus 10 divided by 0.1 and that is 10 raised power minus 9 molar, and Ag+ requirement for the precipitation of Ag2CrO4 is equal to 10 raised power minus 13 divided by 0.1 का अंडर रूट and that is 10 raised power minus 6 मोलर। अकल लगाओ जरा, दिमाग से काम लेना भाई। कैसे सर? ये देखिए आप, Ag2CrO4 का जो Ksp का एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा सर? वो बनेगा Ag+ का स्क्वायर इंटू CrO4 2 नेगेटिव। इससे आप जो Ag+ निकालेंगे वो Ag+ की वैल्यू Ksp डिवाइडेड बाय CrO4 2 नेगेटिव का अंडर रूट बनेगी सर। Ag+ की रिक्वायरमेंट सर 10 की पावर -6 आ रही है और यहां -9 आ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि सर जिसका Ksp कम था उसके प्रेसिपिटेशन के चांसेस नहीं है। प्रेसिपिटेशन किसका होगा? AgCl का। AgCl